हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 30 और हम पढ़ने वाले हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है उसके बारे में बता देता हूं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से समझ जाएगा। लायबिलिटी का मतलब तो सबको पता ही होगा, अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने कवर किया था लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी का मतलब ये होता है एनी अमाउंट विच इज़ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब हमें पेबल है, जो कंपनी है, जो एंटिटी है, जो प्रोप्राइटर है, उसे किसी को पे करना है। किस लिए पे करना है? क्योंकि उसने कुछ किसी से बेनिफिट लिया हो। जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक का आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, उसे लायबिलिटी बोलते हैं। अगर आपने एम्प्लॉयज़ को अपने सैलरी नहीं दी है तो आपको वो सैलरी देना पड़ेगा, दैट इज़ अ लायबिलिटी। मीन्स आपको फ्यूचर में उसे रीपे करना है या फिर कोई एक्सपेंस है जिसका आपको पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी का मतलब तो यही हो गया कि हमें कुछ लायबिलिटी है, जो कुछ अमाउंट है जो इन फ्यूचर पे करना है। अब कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? कंटिंजेंट का मतलब ये होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब वो जो भी एक्टिविटी है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है ऐसी लायबिलिटी जो इन फ्यूचर आपको पे करना भी पड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको पे ना करना पड़े। इसीलिए जो लायबिलिटी है वो कंटिंजेंट है। मीन्स इट इज़ नॉट श्योर कि आपको 100% पेमेंट करना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। तो एक बात तो ये श्योर है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी इज़ नॉट फिक्स ड्यू टू फ्यूचर में कोई ऐसी कुछ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। फ्यूचर में कुछ हैपनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड है आपकी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी कि नहीं पे करनी पड़ेगी। इसीलिए ये जो लायबिलिटी होती है ये अनसर्टेन लायबिलिटी होती है। तो इसीलिए हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज इट इज़ अनसर्टेन। लेकिन बुक्स में अगर रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो इसके लिए हम लोग एक नोट लिख के देते हैं कि वी हैव दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो मैंने आपको जो इसकी मीनिंग थी मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दी है। अब स्टडी मटेरियल से हम इसे स्टार्ट करते हैं। बट इस जो कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल रखा है। आप ये एग्जांपल समझ लीजिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एम्प्लॉई है और ये उसकी कंपनी है, ये उस कंपनी में काम करता है। ठीक है, अब सपोज़ ये एम्प्लॉय काम करते करते कभी कभी क्या होता है, वर्कर को कुछ मेजर इंजरी वगैरह, मीन्स उसे चोट लगी है बट इट इज़ वेरी मेजर। ठीक है, तो उसे कुछ वर्कर है सफ़र्ड मेजर इंजरीज़। ठीक है, उसे काफ़ी चोट लगी है। तो ये वर्कर क्या करता है, ये पहले तो अपने ऑफिस में जाता है अपने यहाँ पे, और वहाँ पे अपनी कंपनी से डिमांड करता है क्लेम फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹5 लाख। बिकॉज इसको जो चोट लगी है वो तो कंपनी की एक्टिविटी करते हुए ही लगी है। तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसे जितना चोट लगा या तो उसका ट्रीटमेंट करा दे या तो वो जो कंपनसेशन मांग रहा है वो कंपनसेशन दे दे। सपोज़ इसने कंपनी से कंपनसेशन किया फॉर ₹5 लाख और यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, उसकी कंपनसेशन को रिजेक्ट कर दिया, बोले कि आपको हम कोई भी कंपनसेशन नहीं देंगे। तो ये जो एम्प्लॉय है उसके पास एक और ऑप्शन होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या, कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या कर सकता है, कोर्ट में भी जा सकता है। सपोज़ वो कोर्ट गया और कोर्ट में उसने अपने बारे में बताया कि ये काम करते करते मुझे इतनी मेजर इंजरीज़ हो गई है और मैंने अपनी कंपनी से डिमांड किया ₹5 लाख का, वो कंपनी मुझे पे नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, जो कोर्ट है कंपनी को भी नोटिस भेजेगा कि भाई आप इसे पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, क्या रीज़न है। तो कोर्ट वाले जो है वो अपने बारे में अपने डिफेंस में कुछ कहेंगे कि एम्प्लॉय की गलती थी, हमारा कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो तमाम बातें वहाँ पे हो सकती है। बट ये सब जो केस चल रहा था, जो केस कोर्ट में फाइल है, सपोज दैट केस इज़ पेंडिंग, मीन्स कोर्ट का जजमेंट अभी नहीं आया, बट आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपका, 31 मार्च होता है। तो यहाँ पे देखिए 31 मार्च को डेट में कोर्ट जजमेंट वॉज पेंडिंग फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च। तो 31 मार्च को आपका जो केस है वो पेंडिंग में है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो एम्प्लॉय ने केस फाइल किया है कंपनी के ऊपर, तो क्या कंपनी की लायबिलिटी है 5 लाख रुपए पे करने की एम्प्लॉय की? नहीं,
क्यों नहीं है? बिकॉज कोर्ट का अभी जजमेंट नहीं आया है। तो ये लायबिलिटी बन सकती है, बट ये जो लायबिलिटी है सर्टेन नहीं है। ये जो 5 लाख की लायबिलिटी है कंपनी को उसको पे करने की एम्प्लॉय के, इट इज़ अनसर्टेन, क्योंकि कोर्ट का यहाँ पे केस पेंडिंग है। तो ऐसी लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो इन फ्यूचर पे इस एम्प्लॉय को कंपनी को पेमेंट करना पड़ सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। कब पेमेंट करना पड़ेगा? जब ये एम्प्लॉय केस जीत जाएगा। अगर ये जो जजमेंट है वो कंपनी के फेवर में आ गया तो कंपनी को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लायबिलिटी होती है अनसर्टेन, और इस लायबिलिटी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, इसका हम एक नोट लिख के रखते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है उसे यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। देखिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी, अ लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। हमारे एग्जाम पे हैपनिंग का मतलब क्या था कि कंपनी केस हार गई। जब कंपनी केस हार जाएगी तो आपकी लायबिलिटी आएगी। तो हैपनिंग मतलब कंपनी केस हार गई, और नॉन हैपनिंग मतलब कंपनी केस जीत गई, तो वहाँ पे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट इज कॉल्ड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। As it is not confirmed or perfect liability, it does not affect the financial position. Means ये certain तो है नहीं। 31 मार्च को आपको तो certain नहीं था ना कि आपको liability पे ही करनी है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि 31 मार्च को आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ऑफ द बिजनेस, एंड देयरफॉर इट इज़ शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ इट इज़ नॉट शोन। यहाँ पे लिखा है, देखिए, सो इट इज़ नॉट शोन मीन्स आपको इसे रिकॉर्ड नहीं करना है ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमें इसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना है। ये आपका बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे तो मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है 31 मार्च को। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को लायबिलिटी अनसर्टेन है, अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, तो यहाँ तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। लेकिन इसका मुझे कुछ तो इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा अपने पास, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बट इट इज़ शोन बाय वे ऑफ फुट नोट। मीन्स इसे नोट मतलब जो बैलेंस शीट होता है उसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, नोटिंग करके लिख सकते हैं, फुट नोट टू द बैलेंस शीट सिंपली एज इंफॉर्मेशन। तो खाली इंफॉर्मेशन के ज़रिए पे उसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, मैं बता देता हूँ। फुट नोट, वर्कर ऑफ द कंपनी हैज़ फाइल्ड केस इन द कोर्ट फॉर ₹5 lakhs फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो आप क्या कीजिए, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसके नीचे एक नोट लिख के दे दीजिए कि वर्कर ने कंपनी के ऊपर या फिर हमारे ऊपर केस फाइल किया है, जो लायबिलिटी है ₹5 lakhs की, वो क्या है, कंटिंजेंट है। अब यहाँ पे आपके स्टडी मटेरियल में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, मैं उसको कवर कर लेता हूँ। अ वर्कर मेक अ लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन of ₹5,000 against the business and the decision is pending in the court. It may लिखा है, मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। It may be a future liability, फ्यूचर में लायबिलिटी बन सकती है for business on happening of an event, court verdict। verdict मतलब डिसीजन, तो कोर्ट verdict मतलब डिसीजन, तो कोर्ट का डिसीजन के ऊपर वो डिपेंड है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। इफ़ देयर इज़ एनी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, पेंडिंग कोर्ट केस एंड पेंडिंग असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। जैसे आपने कोई इनकम टैक्स भरा है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो लग रहा है कि आपने इनकम टैक्स कम भरा है, तो वो क्या कर सकती है, आपके ऊपर केस फाइल, आपको नोटिस दे सकती है। अगर आप उस नोटिस से खुश नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। तो वो एग्जाम्पल है। और अदर टैक्स, देन द कंपनी हैज़ टू डिस्क्लोज कंटिंजेंट लायबिलिटी इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट केस जो आपका कोर्ट में पेंडिंग है, तो आपको उसे नोट बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए डिस्क्लोजर मीन्स नोट के हिसाब से लिख के बताना पड़ेगा। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।